भारत सरकार के शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हम सबके बीच में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जिनको अभी आप सब लोग सुन रहे थे, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, प्रतिकुलपतिगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त विद्वान, सभी अतिथिगण, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका इस आज शिक्षा नीति के शुभारंभ अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने, और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। जहाँ हम बाल वाटिका पहले ही लागू कर चुके हैं, पहले ही उसका औपचारिक उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और हमने एक टाइमलाइन भी इसका तय किया हुआ है। जहाँ हमने माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, वहीं उच्च शिक्षा में भी आप सब लोगों के द्वारा इसमें काफ़ी काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है, जिसमें सभी प्रकार का समावेश किया गया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा, कैसे कौशलम होगा, कैसे अन्य काम होंगे, किस प्रकार से शिक्षा होगी, उनका सबका विस्तार से इसमें उल्लेख है। देश के बहुत सारे हमारे ख्यातिप्राप्त जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा भारत की नई उम्मीदों और नई आवश्यकताओं की पूर्ति का भी नई शिक्षा नीति को एक माध्यम बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है, वहीं अमृत काल में ऐसे नौजवान जिनको नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्राप्त होकर नए भारत का निर्माण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है, उसको साकार करने में उन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए ऐसे समय में शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को और अधिक प्रतिभाशाली अगर हम बनाना चाहते हैं, तो जहां हमें उसके बचपन को ठीक करना होगा, उसकी शिक्षा पर आज से ही कार्य करना होगा। क्योंकि हम सब लोग इस सभागार में जितने लोग भी बैठे हैं, सब लोग एक से एक विद्वान हैं, और बचपन में जो कक्षा 10 में, 11 में, 12 में हमारे साथ पढ़े होंगे, हमें उनका नाम याद होगा भाई साहब अभी तक। और जिनके साथ हमने बाद में पढ़ा, एमए में या लॉ में या किसी और डिग्री में,
उनके नाम हमको याद नहीं होगा। क्यों दसमाना जी, क्यों प्रकाश भाई साहब बताइए? जिनके साथ कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़ा है उन सभी के नाम हमको याद है अभी तक। लगभग 35 साल हो गए मुझे सबके नाम याद है अभी तक, जिनके साथ मैं कक्षा 4 से लेकर 10 तक पढ़ा हूं। तो इसलिए बचपन और ये शिक्षा ये बार बार मिलने वाली वो नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सोचें कि हम लोगों में से कोई विद्यार्थी बन जाए अभी, तो चाहकर भी हम वैसे विद्यार्थी नहीं बन सकते। वैसे तो व्यक्ति पूरे संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है, लेकिन अगर हम सोचें कि हम क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन जाएं, क्यों दीप्ति जी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें जहां अपने इन आने वाले कर्णधारों को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लेना होगा। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्थान वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और एक समय था जब भारत शिक्षक के रूप में पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था। जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, व्यये कृते वर्धितम एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और दान करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारे देश में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। एक से एक प्रतिभाएं रही हैं, एक से एक विद्वान शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमेशा बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का काम किया है। कालांतर में भले ही देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं और शासकों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सबसे अधिक चोट की, इसको तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो लोकाचार है, उसका हिस्सा नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल और केवल एक सेवक वर्ग को तैयार करना था, केवल सेवा का माध्यम बनाना था। और उसी दौर में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी गई, जिसके बाद से पढ़ाई का अर्थ और लक्ष्य केवल और केवल सेवा और नौकरी प्राप्त करना हो गया था। हमारे देश में वर्षों से ऐसा शिक्षा तंत्र लागू था जिसमें कई विद्वान शिक्षाविद अनेकों खामियां उसकी गिना चुके थे। पहले कई दशकों से लगातार ये मांग उठती रही कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए, युवा पीढ़ी द्वारा की जा रही थी, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अंत में यह काम भी, जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने के लिए कई दशकों से मांग उठती रही। 40,000 से भी ज्यादा लोगों की वहां शहादत हो गई, लेकिन धारा 370 समाप्त नहीं हुई। कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त भी उनके नेतृत्व में हुआ। वहीं आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते यहाँ आए थे, और उस समय भी उन्होंने कहा था कि इसका पुनर्निर्माण का कार्य हम करेंगे, लेकिन उस समय स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन 1 साल के बाद ही आम चुनाव हुए, और आम चुनाव में पूरे देश की जनता ने उनको देश के प्रधानमंत्री का दायित्व दिया। वहीं भगवान जो है शंकर, भगवान भोलेनाथ के जो अनन्य भक्त हैं, उनको वहां पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा, और आज भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति, जिसका लंबे समय से हम सबको इंतजार था, नई शिक्षा नीति को लाने का काम भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और आज नई शिक्षा नीति मोदी जी ने संकल्प लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए एक हितकारी शिक्षा नीति हमको प्राप्त हुई है, और आदरणीय धर्मेंद्र जी उसको पूरे देश के अंदर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये शिक्षा नीति आधुनिक है, वैज्ञानिक है। इसके केंद्र में इस महान राष्ट्र का सांस्कृतिक आत्मसम्मान
और हमारे युवाओं की आत्मनिर्भरता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं उनमें निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदलने की सामर्थ्य है। ये हमारे युवाओं के भीतर जो असंख्य उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सभी को साकार करने का साधन भी है। अब से पहले उनके पास जो कभी नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खुल रहे हैं और मेडिकल तक में के जटिल विषयों की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है। भारत के शिक्षा क्षेत्र में आया ये अभूतपूर्व परिवर्तन, उत्तराखंड सरकार इसे हर स्तर पर, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हर स्तर पर संकल्पबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं कि हम इसको स्थापित करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करने, उनको सामर्थ्यवान बनाने, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। लगातार हम प्रदेश को गति देने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य में छात्रों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा तंत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमारी सरकार ने भी कई योजनाओं और अभियानों को गति दी है। आज प्रातःकाल जब आदरणीय धर्मेंद्र जी आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ पर 2-3 विभागों की अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समीक्षा की, सारी जानकारी प्राप्त की है। सरकार द्वारा ज्ञान, उद्यमिता, कौशल विकास के संवर्धन हेतु देश के ख्यातिलब्ध जो भी जितने भी संस्थान हैं, उन सभी से हम लोग जहां समझौता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वह भी प्रदेश की तरक्की में आगे आए। प्रदेश को जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारे राज्य की स्थापना का 25 साल पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो सारे विभागों को हमने कहा है कि सभी विभाग अपना एक रोड मैप बनाएं, जो 3 साल में कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हम धरातल पर उतार सकते हैं, जिन योजनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। और राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष केवल हम वैसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से धूमधाम से न मनाएं, बल्कि जो कार्यक्रम हम लेने वाले हैं, जो मॉडल हम बनाने वाले हैं, जो रोड मैप हम बनाने वाले हैं, वो रोड मैप भी धरातल पर उतरें। और आदरणीय धर्मेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे, उनको भी हम लोग अभी से आमंत्रित कर रहे हैं कि आएंगे और वो पूरे देश में जाकर कहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों ने इस नई व्यवस्था में अपने 25 साल पूरे होने पर एक ऐसा काम शिक्षा विभाग में किया है कि जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आगे जाना जाएगा। जहां उच्च शिक्षा में डिजिटल इनिशिएटिव को बढ़ावा देते हुए ई गवर्नेंस की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जनपदों में महिला छात्रावास खोलने की दिशा में भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा प्रभावी शिक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश की शैक्षणिक इकाई का सशक्तिकरण और संवर्धन दोनों ही हमारी प्राथमिकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी विद्वान गणों का धन्यवाद करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी का, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का देवभूमि आगमन पर और इस शिक्षा नीति के प्रारंभ करने के अवसर पर फिर से उनका दिल से धन्यवाद करते हुए आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड की लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के शिक्षा विभाग के मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पे उपस्थित मेरे तीनों विधायक मित्र उमेश शर्मा जी, दोनों विनोद जी, विनोद चौमोली जी, विनोद कंडारी जी और
मेयर, मेरे मित्र गामा जी और यहाँ उपस्थित उत्तराखंड की सभी विश्वविद्यालय की परम सम्माननीय वाइस चांसलर महोदयगण, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्त वरिष्ठ अनुभवी प्राध्यापक प्राध्यापिका, महानुभावगण, उत्तराखंड सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, अन्य नागरिक वृंद तथा पत्रकार मित्रगण, आज एक अच्छा दिन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उच्च शिक्षा वर्टिकल की उत्तराखंड शासन की ओर से विधिवत रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जो मसौदा आज लोकार्पित हुआ, उसके बारे में हम सभी को अवगत करवाया गया। उसी अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आदरणीय जोशी जी उसकी प्रायोरिटीज के बारे में बताया। पिछले 2 साल से, लगभग 2.5 साल से शिक्षा नीति के बारे में पर्याप्त चर्चा समाज ने किया है। अभी दायित्व है, चुनौती है उसको क्रियान्वयन करना, लास्ट माइल, लास्ट डिलीवरी पॉइंट तक उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस लेवल पे इसको काम पे लेके आना, यही चुनौती है। जोशी जी ने उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी के बारे में, वे अहेड के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया और दोनों माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने दोनों ने अपने विचार उसमें दिए ही हैं और आज भी चंद शब्दों में उन्होंने अपना विजन को बताया। मित्रों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में स्कूल वर्टिकल हो या हायर एजुकेशन वर्टिकल हो, दोनों में देश की अन्य प्रांतों से काफी आगे हैं। मैं उत्तराखंड को बधाई देता हूं। उत्तराखंड कैसे आगे ना रहे, इस सभ्यता की लेखन वेद हो, उसकी बयान उपनिषद हो या रामायण महाभारत की महाकाव्य हो, ये सब देश की कहीं ना कहीं लिखा गया, लेकिन इसकी पठन मनन कहां किया गया? पठन मनन तो उत्तराखंड में ही किया गया, इसीलिए उसको देवभूमि कहा गया, क्योंकि देवता यहीं रहते थे। देवता यानी कोई शायद इंडिविजुअल ना हो, एक फिलोसॉफी है, एक बिलीफ है, एक कमिटमेंट है। जिस भूमि में सारा चरित्र एकत्रित मिलता है, इसी की नाम देवभूमि। और पिछले कई हजारों साल से भारत की जो मूल पूंजी ज्ञान है, ज्ञान की पुजारी इसी प्रदेश में रहते हैं। इसीलिए मैं आश्वस्त हूं, अब तक उत्तराखंड ना केवल आगे है, आने वाले दिनों में भी भारत में नया बेंचमार्क खड़ा करेगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। मित्रों, आज सुबह मैंने विस्तार से उत्तराखंड की, मेरे को उस समय में धामी जी ने इस विषय को उल्लेख नहीं किया था, मैं भी उसको याद नहीं कर पाया था कि 2025 में उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगी। 2047 में, यानी आने वाले 25 साल, भारत अंग्रेजों से आजादी का 100 साल मनाएगी और हम 21वीं सदी के आधे समय पूरा करेंगे। ये बहुत सुखद संयोग है और हमारी ऊर्जावान नेतृत्व मंच पे बैठा है। इन उमेश भाई को मैं, अभी मेरा मित्रता हुई है, लेकिन ये जो चारों मित्र, 5 मित्र और बैठे हैं मंच पे, ये कभी हम देहरादून की रास्ते में नारा लगाते हुए घूमते थे। मैंने कहा सुबह भावुक होके कहा धामी जी को, धन सिंह जी को, और हमारे आज अभी यही नहीं है, लेकिन
और एक मित्र थे महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। हम चारों लोग कहें कि देखो, हम लोग कॉलेज के जमाने में इकट्ठा जुटे थे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। हम जिस विचारधारा में शामिल हुए, उस विचारधारा ने हमको प्रशिक्षित किया कि आजादी तो मिल गई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए। शिक्षा जगत में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। भगवान के आशीर्वाद रहा, बद्री विशाल के आशीर्वाद रहा, विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद रहा। हम लोगों को काम मिला है शिक्षा जगत के संबंध में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। अभी हम भाग नहीं सकते हैं, हम किसी को बहाना नहीं दे सकते हैं। अभी मैंने कहा, और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री दोनों ने कहा है, निश्चित रूप में हम इस काम पे लगेंगे। मित्रों, आज सुबह हमने अधिकारी मित्रों से समझा और तय किया, उत्तराखंड में हर एक साल लगभग 1.5 लाख शिशु जन्म लेते हैं। 1.5 लाख शिशु जन्म लेते हैं। और इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार आजादी के उपरांत एक नया विषय जोड़ा है, जिसके बारे में अपने लहजे से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बचपन के समय में ज्यादा याद रहता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है भूलने की प्रक्रिया बढ़ते जाती है। यानी वो कच्चा मिट्टी रहता है, उसको जैसे डालो वैसे ही बनता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन आयु 3 से दिया जाए। पहले आंगनबाड़ी था, लेकिन आंगनबाड़ी की प्रायोरिटी स्वास्थ्य के बारे में था, न्यूट्रिशन के बारे में था, सेकेंडरी एजुकेशन था। संपन्न घर के बच्चों के लिए प्ले स्कूल था, लेकिन सभी बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था आयु 3 में नहीं था। इसलिए पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एंट्री ईयर 3 को मान के बाल बाटिका 1, 2, 3 और 6 साल से क्लास 1 शुरू होगा। पहली बार 1, 2, 3 के नाम पे बाल बाटिका, जो केजी कहा जाता था या आंगनबाड़ी कहा जाता था, उसको स्कूली व्यवस्था में बाल बाटिका 1, 2, 3 कहा जाएगा। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, उत्तराखंड पहला राज्य है जिन्होंने बाल बाटिका को लागू कर दिया है। एनईपी ने कहा कि धीरे धीरे लागू करो, उत्तराखंड कहां अटकता है। और धामी जी मुख्यमंत्री और धन सिंह जी शिक्षा मंत्री, ये दोनों तो सुपर सोनिक जेट टाइप के लोग हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको पूछा कि धन सिंह जी, आप हमारे सब शिक्षा की विशारद गए थे दिल्ली मेरे को मिलने के लिए, मैंने कहा कि थोड़ा लागू करो। बोले लागू करो, हमने तो 4000 स्कूल में लागू कर दिया है। और अगले बार उन्होंने आश्वस्त किया अगले शिक्षा वर्ष से पूरी जो विद्यार्थी, यानी जनसंख्या में जो लोग आज 1.5 लाख बच्चे जन्म होते हैं, उनको जब 3 साल हो जाते हैं उनको 100% एनरोलमेंट करना ही है। इसलिए अगर मित्रों 3 से आगे की 15 साल यानी 17-18 साल तक को 12वीं पास करते हैं, और उसके आगे 5 साल को अगर हम जोड़ते हैं 3 से 23 साल, जिसमें व्यक्ति की ज्ञान की, शिक्षा की, कौशल्य की, नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स और कैपेसिटी बढ़ाने की जो उम्र है, इसको अगर मैं उत्तराखंड में कैलकुलेशन करूं, इसकी संख्या आती है लगभग 40 लाख। राज्य में आज की व्यवस्था है लगभग 35 लाख, यानी उसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, ये सारे को अगर हम मिला दें, इसकी संख्या लगभग 35 लाख होगा। हम थोड़ा और कैलकुलेशन किया जा सकता है। 40 लाख लोगों की टारगेट, 35 लाख की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी को हमने पहले अनुरोध किया कि दुनिया बदल रही है, दुनिया में औद्योगिक क्रांति 4.0 में बहुत नए चीज हो रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले हम सभी के सामने बैंक को डिजिटलकरण किया। डिजिटल पेमेंट हम सुने थे, लेकिन पूर्णांग बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। यानी बैंक अकाउंट खोलने से लेके लोन लेने तक, पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ट्रांसफर करना, सारे काम कॉम्प्रिहेंसिव एक सिंगल विंडो सिस्टम पे हो जाएगा, यानी डिजिटल बैंक हो जाएगा।
आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री जी ने 75 बैंक आज ऐसे खोले। रिजर्व बैंक उनको लाइसेंस दिया, 24/7 काम करेगा। रात को 3 बजे भी कोई कामकाजी व्यक्ति स्टेशन से उतर के जाके अपना काम करके आ सकता है। ये बदलते हुई दुनिया है। उस समय में आने वाले जो दुनिया बनेगी उसमें से जो हमारी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बनेगा वो नए चीजों के लिए बनेगा, नया चीजों के लिए बनेगा। प्रदेश की नौजवानों को विश्व की आवश्यकता के लिए तैयार कराना, ये उत्तराखंड के पास ताकत है। उच्च शिक्षा वर्टिकल की जो नीति आज बनी है उस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है। मित्रों, इसकी सीधा सीधा संपर्क व्यक्ति की आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। शिक्षा ही एकमात्र उपाय है व्यक्ति को दारिद्र्यता से ऊपर ले जाना, सामान्य से महान बनाना ही एक ही मात्र रास्ता है शिक्षा। और उत्तराखंड की उत्तराखंड में आता क्या है? पढ़ना लिखना ही तो उत्तराखंडियों को आता है, मेहनत करना और बुद्धि लगाना। प्रकाश जी मेरे को समझाए थे धर्मेंद्र, जब पहले 10-12 साल पहले ही आया, यहां लोग 4 अखबार पढ़ते हैं, 3-3 बार पढ़ते हैं। सुबह पढ़ते हैं, दोपहर को पढ़ते हैं, सोने की पहले पढ़ते हैं। लोग पढ़ाई लिखाई से अत्यंत साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास और भविष्य, ऐसा नहीं, प्रकृति के पास जो रहता है वो भविष्य दृष्टा ही होता है। आज दुनिया की जितने सारे सस्टेनेबिलिटी की सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उत्तराखंड हजारों सालों से उसको अपनाया है। ये जो अभी कहा जाता था ना, अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम पे हमें सिर्फ पुरानी चीजों को एक पैकेजिंग करके नहीं समझाना, उसकी वैज्ञानिक कारण को बताना। उपनिषद में, वेद में लिखा गया है सभा। वेदों में सारे चीज, सर्व विद्या की तो साहित्य है वेद, भंडार ही वेद। वेद में सभा की वर्णन किया गया, उपनिषद में उसको व्याख्यान किया गया है। सभा यानी पाश्चात्य की दुनिया सभा, काउंसिल को डेमोक्रेसी से मिलके जो दिखता है, और इसको कहां से मानता है? 12वीं सदी की मैग्ना कार्टा की समय से डेमोक्रेसी को इवोल्यूशनरी प्रोसेस में दिखता है। और हमारे वहां कब लिखा गया है? हमारे वहां उसको बहुत पुराने दिनों से लिखा गया है। यही है इंडियन नॉलेज सिस्टम। उत्तराखंड की पास कैपेसिटी है उसको इंटरप्रेट करने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि बहुभाषीय होगा, स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा। मित्रों, आज भी एक अच्छा दिन इसीलिए है कि आज मध्य प्रदेश शासन ने मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में आज ही से इंप्लीमेंट कर रहा है। हम लोगों के बीच में एक धारणा है, जो अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल पाता है शायद वो आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ता है। नामी जी अभी मैकॉले व्यवस्था की उल्लेख कर रहे थे। मैकॉले सिर्फ कर्मचारी नहीं बनाने के लिए नहीं पढ़ाई गया था, भारत को लंबे समय तक पराधीन करने की व्यवस्था भी मैकॉले शिक्षा पद्धति में था। मित्रों, आज की दुनिया में बहुत पुरानी बात को ना जाएं, जो आज की दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी, और जर्मन हो, जापान हो, इवन चाइना को लीजिए, वहां को अंग्रेजी की अंदर कारोबार नहीं होता है। जापान में जापानी लैंग्वेज में होता है। उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब जापानी भाषा में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, समझ उसी से बनती है। जर्मन भी आज मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ा क्वालिटी मैन पावर बनी है। जर्मन लोगों को कोई अंग्रेजी की सीखने की मजबूरी नहीं है। जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेरे चीजों को ले जाना है, वो अंग्रेजी सीखना है। मान लो उत्तराखंड में मेरे को अगर एक
उत्तराखंड की सर्विस इंडस्ट्री में टूरिज्म को पैकेज करके दुनिया में पहुंचाना है। जो मेरे एक बैच ऑफ बच्चे जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, उनको मैं न केवल अंग्रेजी, जापानी भी सिखाऊंगा, जर्मन भी सिखाऊंगा, मैंड्रिन भी सिखाऊंगा, 25 भाषा में प्रस्तुत करके उनको विश्व मार्केट में छोड़ दूंगा। वो आएंगे, लेके आएंगे चीजों को। फिर वो जो आएंगे टूरिस्ट, उनको कामकाजी भाषा समझाने के लिए मैं एक बेसिक जर्मन और मल्टीलिंगुअल कोर्स चला सकता हूं। अंग्रेजी कोई जरूरी नहीं है। हम सारे गोरों को अंग्रेज ना माने। इसलिए आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के कारण सारे संभव हो सकता है। एक विज्ञान में शब्द चलाया जाता है टेक्नोलॉजी में, प्रिसिशन। प्रिसिशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मटेरियल्स, प्रिसिशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक्स। आज ये टेक्नोलॉजी में संभव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी देश में, मैं भी कह रहा था, हमारे देश में 5G आ गया। आज दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें से 100 में से 40% भारत में हो रहा है। भारत में टीका लगाने के बाद सेकेंड्स में सर्टिफिकेट मिलने की व्यवस्था है कोविन ऐप में, दुनिया में कहीं नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी भारत की ओर उसको इसके लिए देख रहे हैं। ये सारा विद्या को उत्तराखंड के साथ जोड़ना पड़ेगा। कन्वेंशनल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने कहा कि उत्तराखंड की कोर्स कैसे बननी चाहिए। मैं भारत सरकार की व्यवस्था से चलने वाला रुड़की IIT की कुछ मित्रों से एक बार मिल रहा था। वहां सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी का विशेष कैपेसिटी है। क्यों होगा हाइड्रोलॉजी की कैपेसिटी? गंगा जी के कारण होगा। गंगा जी के फ्लो को अगर दिखते दिखते वहां के इंजीनियर्स इसकी कैपेसिटी डेवलप किए होंगे। पहाड़ से बड़ा पत्थर आता है, पत्थर से वो कंकड़ बनता है, कंकड़ से वो आगे बालू बनता है। ये प्रक्रिया पूरा वैज्ञानिक है। उत्तराखंड की बच्चों को पहाड़ को बालू बनने की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उच्च शिक्षा के साइंस स्टूडेंट्स को, अभी मैं चेन्नई गया था TCS की एक साइंस ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर दिखने के लिए। वो IT दुनिया में वो साइंस ग्रेजुएट को पिकअप करके लेते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग में वो अजूबा चीज उनके हाथ से बनवा देते हैं। ये सारा चीज मैं कभी उसको देखा, भारत में कौन कौन देश में इससे सारा चीजों की साइंटिफिक टेम्पर इनबिल्ट है। उसमें उत्तराखंड मेरे को याद आ रहा था। तो ये तो सारे चीजों की, सस्टेनेबिलिटी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आखिर ये सारे वनौषधि की सामान्य ज्ञान उत्तराखंड की गांव-गांव के लोगों के अंदर में है कि नहीं है? इसको अगर साइंटिफिक सर्टिफिकेशन आज भारत की ओर दुनिया देख रहा है। WHO ने पहली बार प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करते हुए आयुर्वेद को एक इंटरनेशनल मेडिसिनल स्ट्रीम मानना शुरू किया है। उसके सबसे लाभार्थी उत्तराखंड हो जाएगा। इसमें कुटीर उद्योग, उसमें से रोजगार, उसमें से अर्थनीतिक संपन्नता। मित्रों, इसलिए उत्तराखंड की जो पहल हुई है, इसकी 2 अनुरोध मैं करूंगा। एक तो 40 लाख बच्चों को अगर हम 2025 की पहले आने वाले 25 साल कैसे चलेंगे, 2022 से 40, 2025 से 50, ये जो 20-25 साल के आगे की टारगेट हम लोगों के सामने है, उस 25 साल के अंदर क्या होना चाहिए, उत्तराखंड की समग्र समाज इस पहल को वितर्क करिए। एकदम सरकार मसौदा बना दिया है, हमारे वाइस चांसलर समूह ने एक डॉक्यूमेंट ले आए, इसीलिए हम मान जाना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता नहीं हूं। समाज वितर्क करे, लेकिन एक मसौदा बन जाए, एक डॉक्यूमेंट बन जाए, और उस डॉक्यूमेंट को अगर हम 2023 से उसको क्रियान्वयन करना शुरू कर दे, 24 में शुरू कर दे, 25 में फाइनल करके पिकअप लेना शुरू कर दे, और 2040-50 साल तक 25 साल की अगर हम मेहनत करें मित्रों, हम अगर देखिए, हम कोई शायद, मैं अभी कह रहा था कि हम लोग शायद उस समय में थक के दिख रहे होंगे कहीं बाजू में बैठ के, ऋषिकेश में किसी कहीं जगह पे बैठ के दिखेंगे कैसा चला।
प्रकाश जी जैसे हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों में बहुत सारे जो मेरे बच्चे आज भी गाना गा रहे थे, भी स्वागत संगीत, वो उस समय में फुल फोर्स में काम कर रहे होंगे। मित्रों, मैं मेरे बात को आप स्वीकार करें, इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना किया है, ये एक 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक तत्व है। 21वीं सदी में भारत को ज्ञान आधारित समाज जीवन खड़ा करने की जो पुरानी परंपरा रही है, उसको 21वीं सदी में पुनः रीअप्रोप्रिएट करने का एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है, और उसमें उत्तराखंड सरकार तेजी से उसको आगे बढ़ रहा है। अभी केवल सरकारी विश्वविद्यालय नहीं, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल नहीं, निजी स्कूल, हाँ ये बात सही है, शिक्षा गुणात्मक दृष्टि से सभी को मिले, यह भारत सरकार की दायित्व है, राज्य सरकारों की दायित्व है। इसीलिए मैं आपको अगर 2 उदाहरण देके मेरे बात को समाप्त करूं, ये सारा चीज आपकी बन जाएगी। आप सिर्फ धामी जी और धन सिंह जी, आप लोग कुछ भी चीजों को करोगे, बड़े गहराई से करोगे, मेरा भरोसा है। जड़ तक जाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। अभी इस बार हम लोगों ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की कल्पना किया बजट में, यानी इसके अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ पहाड़ की कोई नौजवान नीचे आके परिवार के साथ जो बसता है, और उसमें से एक भाई जाके बाहर कहीं काम करता है, 12वीं पास करके जाके काम करता है, वो डिजिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेगा, काम करते रहेगा, एडमिशन भी कर लेगा। शायद उसको अगर जो रुचि की विषय है, देश की किसी भी विश्वविद्यालय में जाके उसकी कैपेसिटी और उसकी प्रायोरिटी और रुचि तीनों को मिलाते हुए उन्होंने कोर्स लेगा और उसमें से डिग्री कर सकता है। डिग्री के लिए उसको अभी क्रेडिट, कितने क्रेडिट होने से क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगा, मास्टर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, पीएचडी तक हो जाएगा, ये सब अभी वर्णन किया जा रहा था। ये सब डिजिटल यूनिवर्सिटी में हम अगले शिक्षा वर्ष से करने का कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में मैंने कहा कि 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशन है। एक तो उत्तराखंड शासन से चलने वाले इंस्टीट्यूशन है, जहां ज्यादा लोग आप बैठे हो, भारत सरकार की कुछ शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तीसरा एक उत्तराखंड की साइज की दृष्टि से एक बहुत बड़ा मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसर्च लैबोरेटरी है, तरह तरह की रिसर्च लैबोरेटरी है, हिमालयन स्टडीज से लेके फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर से लेके पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट तक, डिफेंस की, डीआरडीओ की, अनेक अच्छे इंस्टीट्यूशन है। ये सभी की कैपेसिटी को एक मिला के उत्तराखंड की नौजवान को तैयार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे उनको कैपेसिटी बिल्ड करे, ये एक संभव है। इसको उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट समन्वित करेगा, ये आज मैंने अनुरोध किया है। दूसरा, अगले शिक्षा वर्ष से अभी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 नया टीवी चैनल खोलने के लिए आर्थिक अनुदान दिया है, अनुमति दिया है बजट के कारण माध्यम से। पहले 34 टीवी चैनल्स थे, इसमें स्वयं प्रभा चलते थे। अभी टेक्नोलॉजी नया आ गया, उस 34 का कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगा 60, हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग में। नया जो आएगा 200 रहेगा स्कूल विभाग में, कुछ स्किल के साथ भी शेयर किया जाएगा। यानी 200 पुराना 34 का 60 मिला के 260 चैनल के माध्यम से भारत की सभी राज्यों को भारत सरकार एमओयू करके शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चैनल्स दे दिया जाएगा। अभी चुनौती है उसमें दिखाएं क्या, और मैं मानता हूं उत्तराखंड उसमें से, आज तो मैंने अनुरोध किया, उत्तराखंड तो उसमें खुद को पढ़ा ही लेगा, उत्तराखंड बाकी लोगों को पढ़ाने का भी दायित्व ले सकता है। जुबिन नौटियाल की गाना सिर्फ उत्तराखंडी लोग सुनते हैं या देश सुनता है? देश सुनता। उत्तराखंड में इतनी टैलेंट है। आपकी सीडीएस कहां के हैं? कोई राज्य की आप, मैं तो ईर्ष्या करता हूं उत्तराखंड के लोगों को।
दो सीडीएस एनए से, दो सीडीएस उत्तराखंड से आए, यानी क्या शौर्य का क्या पराकाष्ठा होगा। ये सिर्फ नौकरी करने कारण बने क्या? ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में दुनिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी की शायद यही एपी सेंटर बन सकता है, क्योंकि डीएनए में कुछ ताकत है। ये सारा नॉलेज को कैसे 21st सेंचुरी के साथ जोड़ें, टीवी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसलिए मैं तो बहुत आश्वस्त हूं। उत्तराखंड खुद को तो तैयार करेगा ही। उत्तराखंड की दायित्व बनता है जो सदियों से आप करके आए हो। उत्तराखंड में हम लोग आते हैं गंगा स्नान, हमारे नीचे भी गंगा है, लेकिन आते हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, क्योंकि यही पवित्र है, यही शुद्धता है, यही मोक्ष है। और जो गंगोत्री यमुनोत्री चले जाता है वो तो अत्यंत पवित्र आदमी हो जाता है। ऐसे प्रांत की दायित्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रदेश में लागू करना और देश के अंदर लागू करना। और इस बार भारत की नई पीढ़ी 21वीं सदी में बनेगा, न केवल भारत के लिए बनेगा, दुनिया के लिए बनेगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वैश्विक दृष्टि है। इसी के माध्यम से हम विश्व गुरु बनेंगे। और संयोग है उत्तराखंड नेचुरली उसमें से फ्रंट प्लेयर हो चुका है, फॉरवर्ड प्लेयर हो चुका है। आपको अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद।